आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, हीट। हीट आप जैसे कई लोग आप में से इसको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी आप लोग इसको कह रहे होते हो। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर में देखोगे तो इनको एक ही यूनिट में डाला हुआ है। किसको किसको? फ्लूइड्स को और हीट को। दैट इज द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। स्कूल एग्जाम्स में सॉलिड, फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसको हीट है, इन तीनों को मिलाकर एक पूरा यूनिट बनता है जिससे क्वेश्चंस आता हो। स्कूल एग्जाम में हीट की वेटेज सबसे ज्यादा है और फ्लूइड की वेटेज सबसे ज्यादा है और सॉलिड और हीट की थोड़ी थोड़ी वेटेज है। आपको स्कूल एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस ही जनरली हीट के देखने के लिए मिलते हैं, 3 या मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहती। बट अगर आप इसको कलेक्टिवली देखोगे जेई नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 3 चैप्टर है एक साथ जो आपस में इंटर रिलेटेड है। कौन कौन सा है? हीट, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। 3 चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। हीट, केटीजी, पढ़े रहोगे, हीट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। तो आप इन तीनों चैप्टर्स को अलग अलग मत समझना, एक जैसा ही देखकर समझना। दे आर समहाउ इंटर रिलेटेड। इस हीट के चैप्टर को मैं 2 हिस्सों में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। हम एक टारगेट सेट करते हैं कि कैसे जाना है। सबसे पहले तो इसमें हमने हीट पढ़ना है। हीट को मेजर करने के लिए थर्मामीटर है, उसको पढ़ना है ना। हीट करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो पढ़ना है, सॉलिड के लिए और फ्लूइड के लिए। बोलो बच्चों, सॉलिड के लिए और फ्लूइड के लिए। गैस में हीट का बिहेवियर बहुत अलग होता है। जैसे अगर मैं एक लाइटर लूं और ये कोई मेटल का पेन हो, सुनना बच्चों, ध्यान सुनना, यहां पर हीट करना शुरू कर दूं तो मुझे सॉलिड के अंदर में एक्सपेंड होना, कलर चेंज होना, ये सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। बोलो यस और नो। लेकिन इस रूम में मैं एक हीटर जला दूं तो उसके चेंजेस मुझे यहां पर तुरंत ऑब्जर्व नहीं हो, उसके चेंजेस मुझे यहां पर तुरंत ऑब्जर्व नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हीट का बिहेवियर, हीट देने से सॉलिड का और लिक्विड का बिहेवियर आप मतलब क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे मान लो आपने पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया तो आप देख सकते हो कि फ्लूइड गर्म हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप उसका बिहेवियर क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हो। बट गैस का नहीं कर सकते। गैस के हीट करने के बाद का टोटल बिहेवियर हम 2 चैप्टर में मिल के पढ़े। दैट इज योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली हीट में अभी हमने किसके किसके हीट के बारे में पढ़ना है? सॉलिड और फ्लूइड। ये हीट के पहले हिस्से में पढ़ना है। और सॉलिड में हीट करेंगे तो क्या होएगा, फ्लूइड को हीट करोगे तो क्या होएगा। हीट के दूसरे पार्ट में हमने पढ़ना है ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है, बोलो बच्चों, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। खड़ी रहोगी छोटी। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब होता है आप हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाओगे कैसे, हाउ यू विल ट्रांसफर द हीट। ट्रांसफर द हीट इसका सेकंड पार्ट है। पहले हम हीट को पढ़ना शुरू करते हैं। हीट की बेसिक डेफिनेशन है आपके पास, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 बॉडीज एंड बिटवीन एडजेसेंट पार्ट ऑफ बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। पहली बात अपने को खूब अच्छे से समझ में आती है कि हीट के ट्रांसफर होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें, बोलो बच्चों, डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बोलो बच्चों, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बहुत समय तक पढ़ा। कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ा, बोलो बच्चों? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट वाज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या कहते थे, बोलो बच्चों? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब हीट में एक न्यू इक्विलिब्रियम आएगा विच इज नोन एज माय थर्मल इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या कहते हैं, बोलो बच्चों मेरा? थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचरल डिफरेंस अब कोई नहीं होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, बोलो बच्चों? टेम्परेचरल डिफरेंस नहीं होगा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या। ध्यान से समझना बच्चों, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हीट, केटीजी, थर्मो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बहुत स्कोरिंग पार्ट भी है। स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दीज आर वेरी स्कोरिंग, बस आप केयरफुली इसके क्वेश्चंस करोगे तो यार स्कोरिंग पार्ट, ठीक है, हम समझते हैं बात को। मान लो इस रूम में लाकर अभी एक गर्म चाय रख दी जाए, वो चाय और गर्म होगी कि ठंडी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। कितनी ठंडी होगी? जितना इस रूम का टेम्परेचर है उतनी ये चाय ठंडी हो जाएगी। अगर ये रूम का टेम्परेचर अभी 10 डिग्री टेम्परेचर है तो चाय कहां तक ठंडी होगी? 10 डिग्री तक। ठीक बात। यही चाय मान लो शिमला में रखी जाए अभी, और मान लेते हैं कि शिमला का टेम्परेचर अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो चाय कितनी ठंडी होगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी तब तक अपने हीट को लूज करती है, अपनी हीट एनर्जी को लूज करती है, तब तक उस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर नहीं हो जाए। इसके बराबर नहीं हो जाए, सराउंडिंग के बराबर। दिस इज व्हाट वी कॉल थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। बैठ जाओ। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम, पहले समझोगे फिर लिखोगे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम टू ऑब्जेक्ट्स वुड नॉट एक्सचेंज एनर्जी बाय हीट। एक बार बॉडी ने अगर थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो अब बॉडी एनर्जी जो है वो हीट के थ्रू एक्सचेंज नहीं करने वाली। देखना, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देयर टेम्परेचर्स आर इक्वल। लिखना बाद में, लिखना छोड़ दो, अभी लिखना छोड़ दो क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, आप आराम से लिखना, पहले पूरी बात समझ लो। तो तीन बात अपने को समझ में आ गई। सबसे पहले क्या? हीट। व्हाट इज हीट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलो तभी समझोगे, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों चैप्टर है, पहले बहुत सारी थ्योरी है फिर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सारी बात को ध्यान समझो। व्हाट इज हीट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज टेम्परेचर? मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा कोई हीट का फ्लो नहीं होगा, हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब कोई बॉडी कितनी हीट है उसको कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर स्केल। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केल ऑफ टेम्परेचर। यहां देखना, स्केल ऑफ टेम्परेचर के दो पॉइंट आता है, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। कभी भी कोई अगर आप टेम्परेचर स्केल बना रहे हो, जैसे आपके पास एक थर्मामीटर है, उसमें दो पॉइंट फिक्स होता है। पहला पॉइंट क्या कहलाता है बोलो बच्चों? लोअर फिक्स पॉइंट। और दूसरा क्या होता है बोलो? अपर फिक्स पॉइंट। जब फ्लूइड से बना था थर्मामीटर तो लोअर फिक्स पॉइंट को रखा गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और अपर फिक्स पॉइंट को रखा गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक बात है। टेम्परेचर स्केल बनाया, बहुत तरह के स्केल्स हैं। पहला स्केल हमने जो बनाया वो तीन तरह के, चार, एक र्यूमर स्केल भी है वैसे तो, सेंटीग्रेड और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। एक और स्केल है जिसको हम क्या कहते हैं? र्यूमर स्केल। या आप अपने मन से भी कोई भी नया स्केल बना सकते हो, मैं उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। आज पहले इसकी थ्योरी समझते हैं, कल की क्लास में मैं हीट के फर्दर फिर क्वेश्चंस की डिस्कशन करूंगा, इसलिए कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास शेप कल की क्लास के साथ लेगी, तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करो। तो हमें कॉमनली तीन तरह के टेम्परेचर स्केल्स लिए, कौन कौन सा? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। पहली बात सीख लो, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा जाता है, पर केल्विन में कभी भी डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाता, सिंपली केल्विन लिखा जाता है। अगर आप स्केल बनाओगे, मैंने ऐसे ही थर्मामीटर का स्केल बना दिया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फ़ारेनहाइट में कितना है बोलो? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में आप सब जानते हो, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन में कितना है बोलो? 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका फ़ारेनहाइट का? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212, 100, 373। अब देख लो इसके बीच में स्केल्स की कितनी डिवीजन हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो हर स्केल के सिंबल को हमने इस तरह से लिख दिया है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 100 डिग्री, डिवीजन 100। फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिवीजन है? 212 को 32 से माइनस करो, कितने आएंगे बोलो? 180। और केल्विन स्केल में क्या है? 270.15, 370.15। नंबर ऑफ डिवीजन कितना है बोलो? 100। तो टेम्परेचर तुम किसी भी स्केल में मेजर करो, ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट इज रीडिंग इन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये बात आप बहुत ध्यान समझ लो। रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जांपल देके बताता हूं मैं, देख लो जरा सा। टेम्परेचर इन सेल्सियस -0 अपॉन 100 - 0
टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32, 212 -32, टेम्परेचर इन केल्विन -273.15, 373.15 -273.15। और ये कोई नया स्केल है, मान लो एक मैंने नया स्केल बनाया रामपाल स्केल, तो टेम्परेचर इन रामपाल स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इन रामपाल स्केल अपॉन अपर फिक्स पॉइंट ऑफ रामपाल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ रामपाल। इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आता होता है कि मान लो एक थर्मामीटर है और वो थर्मामीटर फॉल्टी थर्मामीटर है, गलत थर्मामीटर है, और उस गलत थर्मामीटर ने रामपाल का टेम्परेचर मेजर किया 108 डिग्री रामपाल, रामपाल टेम्परेचर उसका नाम भी है। तो सही थर्मामीटर में उसकी रीडिंग कितनी होगी, तो आपको रामपाल स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट बता देगा। तो सही स्केल में कैसे निकालोगे बोलो? रामपाल स्केल में कितना मेजर किया है? 101 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ रामपाल स्केल अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ रामपाल स्केल, और किसमें पता करना है तो उसके बराबर पुट कर दो। तो ये सब कुछ तो पता है बाकी स्केल्स का, आपको मिल जाएगा, चाहे सेल्सियस में, चाहे फ़ारेनहाइट में, चाहे केल्विन में। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आता होता है। या आपको बोलेगा आई हैव डिजाइन अ न्यू स्केल जिसका लोअर फिक्स पॉइंट ये है, अपर फिक्स पॉइंट ये है, तो आपका 100 डिग्री का अगर आपको बुखार है तो स्केल में उसको किस तरह से मेजर किया जा सकता है। कल मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पहले आप इस बात को यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया था बच्चों? लास्ट ईयर तो देखिए, डिस्कशन नहीं बच्चों, डिस्कशन नहीं प्लीज। ये पूरा लिखोगे अपर फिक्स पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कल अपनी क्लास है, क्या टाइमिंग अपनी क्लास की? 12 से 1:30। इसके सारे टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर वो पूरा शेप लेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना आप लोग। आजकल का बैच तो वीकेंड मनाता है, सैटरडे को गायब हो जाएंगे, संडे गायब रहेंगे। तो मैं हैरान हूँ, 15-16 साल के बच्चे वीकेंड मना रहे, हम गधों की तरह काम किए जा रहे, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास, ये क्लास। समझते भी तुम लोग गधे ही हम लोगों को, बट चलो। मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ने का मतलब पहला ही है, मेहनत किसके जैसी करनी चाहिए? गधों की तरह। है क्या? क्या रह गया बताओ? अपर फिक्स पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अपर फिक्स पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन कॉमनली यूज्ड है। इसके जगह पर आप अपना स्केल भी बना सकते हो। जैसे मान लो एक मैंने स्केल बनाया शर्मा स्केल। शर्मा स्केल में यहाँ पर क्या लिखोगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन थर्मा स्केल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन थर्मा स्केल, नंबर ऑफ डिविजन विद टेम्परेचर इन थर्मा स्केल। ठीक है, कोई बात, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, थ्योरी प्रॉपरली लिखोगे फिर ही क्वेश्चन सॉल्व होएगा इसका। तो लेट लिखोगे। एंड में अगर कंटेंट कम पड़ेगा तो मैं थ्योरी सारी करा दूंगा, नोट शेयर करूंगा, बट बी रिस्पॉन्सिबल, आप साथ साथ बनाया करो। क्या बेटा? नंबर ऑफ डिविजन, ये समझ में आ जानी चाहिए बात, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो टेम्परेचर on one scale can be converted to another scale, that is reading on any scale minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point is constant for all scales, means constant for all scales. Constant for all scales means constant for all scales. डन है? एग्जाम्पल में सेल्सियस स्केल -0 by 100 -0, Fahrenheit scale -32 by 212 -32,
केल्विन स्केल माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273। एंड दिस इज टेम्परेचर एट एनी स्केल। जिस भी स्केल का लिखोगे माइनस उस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स, दैट इज टेम्परेचर एट एनी स्केल। हाँ जी, कांस्टेंट कहाँ पे, यहाँ पे बेटा, कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल। जिस रीडिंग, मान लो जोकोविक तुम्हारा टेम्परेचर मान लो मैंने सेल्सियस स्केल में लिया, फिर फ़ारेनहाइट स्केल में लिया, तो फ़ारेनहाइट स्केल में तेरे का टेम्परेचर ज्यादा आएगा कि सेम ही आएगा? क्यों चेंज होगा? वो तो वैल्यू चेंज होगी, बट डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस विल रिमेन सेम। वही कह रहा ना कि जो आपका एक्चुअल डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है वो तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, चलो अब फिर स्टॉप राइटिंग, एंड में करेंगे लिखना। सबसे पहले नेक्स्ट लिखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो अब एक बात समझते हैं कि कोई भी चीज हीट करने से एक्सपैंड क्यों होती है, तो इसके पीछे उसका मॉलिक्यूलर रीजन रिस्पॉन्सिबल है ना। सो वी हैव अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर द सिमेट्री ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल एक्सपेंशन। अब ये सिमेट्री क्या है, पहले कर्व समझना, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन फिर लिखाऊंगा। आपके सामने कर्व दिख रहा होगा, ठीक है। इस एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है और इस एक्सिस पर डिस्टेंस है। के टी नॉट टेम्परेचर पर, दैट इज एट वेरी लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर, जो आर नॉट है ये डिस्टेंस है, एक मॉलिक्यूल का ये डिस्टेंस है। ये जो ब्लू से एक पॉइंट मार्क है वो एक मॉलिक्यूल है, ध्यान देना। टी नॉट टेम्परेचर पर ये मॉलिक्यूल है। आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, आपने क्या देखा, ये मॉलिक्यूल यहां से डिस्प्लेस हो गया और ये दो पॉइंट्स A1 B1 के बीच में ऑसिलेट करना शुरू हो गया। मतलब ये एक रॉड है, ये एक मेटल का रॉड है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये एक्सपैंड ही क्यों करेगा? कॉन्ट्रैक्ट भी तो कर सकता है, तो एक्सपैंड क्यों करेगा? रूम टेम्परेचर पर इसका मॉलिक्यूल अपनी जगह पर था। द मोमेंट यू स्टार्टेड हीटिंग इट स्टार्टेड द वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन में वो जिस दो पॉइंट के बीच में एक्सपेंड कर रहा है, अगर आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो वो एक्सपेंशन फर्दर और क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और ये ग्राफ अपने इस एक्सिस के अबाउट में क्या है बोलो बच्चों, सिमेट्रिक है। बिकॉज ये ग्राफ इस एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है, इसी वजह से जब आप किसी भी चीज को हीट करते हो इट ऑलवेज एक्सपैंड। जब भी आप किसी चीज को हीट करते हो हमेशा क्या करता है बोलो बच्चों, एक्सपैंड करता है। आओ इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्विकली। पहला पॉइंट क्या कहता है, एस टेम्परेचर T इज इक्वल टू T नॉट और 0 केल्विन द एटम्स ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस E नॉट P। In this case R is equal to R naught and the atoms are at fixed lattice point and they are not allowed to vibrate and no other value of R is allowed। यहाँ पे देखो at temperature T naught it has R naught, it has only lattice point and it remains at its place। हाँ जी चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट पर अगर आओगे T is equal to T1 so the atoms gain vibrational energy। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया एटम क्या गेन करता है बोलो बच्चों, vibrational energy। So atom gains vibrational energy, as a result this vibrate between the point A1 and B1 and in this case the average distance between R1 where R1 is greater than R0, as a result solid expands। जैसे आपने हीट किया एटम वाइब्रेट करना शुरू किया और वो और एक्सपेंड कर रहा है। और टेम्परेचर बढ़ाओ T is equal to T2 कर दो, energy of atom further increases to E1, consequently atom vibrate between point A2 and B2 and the average distance between the atoms increases and solid expands further। So जब भी आप उसको हीट करोगे सॉलिड क्या करता है, एक्सपैंड, क्योंकि उसके ग्राफ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है बढ़ती चली जाती है। और पोटेंशियल और डिस्टेंस का कर्व कैसा है, सिमेट्रिक कर्व है। इसी वजह से जब भी आप उसको हीट करते हो वो हमेशा क्या करता है बोलो बच्चों, एक्सपैंड करता है। लिखेंगे बाद में, देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड होता कितने तरीके से।
लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? सॉलिड की केवल क्या बढ़े? लेंथ बढ़े। व्हाट इज एरियल एक्सपेंशन? सॉलिड का क्या बढ़े? एरिया बढ़े। एंड व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन? सॉलिड का क्या इंक्रीज करे? वॉल्यूम इंक्रीज करे। सो दिस इज एरियल एक्सपेंशन, सॉरी लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये देखना ध्यान से। जो लिक्विड और गैस है ये हमेशा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही दिखाता है ना। सो लिक्विड एंड गैसेस यूजुअली हैव ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन। सबसे पहले बहुत ही सिंपल बात है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस देन द एक्सपेंशन इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का बहुत ही सिंपल मतलब, ये बहुत ही इजी पार्ट है सॉलिड का, बट इसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है कि अगर आप किसी सॉलिड को हीट कर रहे हो इस तरीके से कि केवल उसकी क्या इंक्रीज कर रही है? बोलो बच्चों, लेंथ इंक्रीज कर रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक मैं रॉड ले लेता हूं और रॉड को दोनों साइड पे वुडन रेल्स के बीच में रख देता हूं, हीट करना शुरू करता हूं कि जो रॉड है ना उसका एरिया बढ़ सकता है ना उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो रॉड क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा? बोलो, लेंथ। आपने छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ी थी कि विंटर्स के टाइम में दो पोल्स के बीच में मेटेलिक वायर कंपैरेटिवली टाइट हो जाता है और समर्स के टाइम में वो कंपैरेटिवली लूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हीट करते हैं तो वायर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप में से कुछ लोगों ने ये चीज नोटिस भी की होगी कि गर्मी के दिनों में कई डोर्स आपके मुश्किल से लगने शुरू होते हैं, है ना। अगर डोर बिल्कुल साथ में है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो उनके बीच में लगने में प्रॉब्लम आती है। तभी देखना आपके घर में अगर बाहर का मेन डोर मेटालिक बनाया हुआ होगा तो बिल्कुल ऐसे चिपका होने उनके बीच में इतना सा गैप छोड़ा जाता है ताकि अगर वो एक्सपैंड करे तो वो गैप को कंप्लीटली फिल नहीं कर सके। ठीक है, देखो एग्जांपल देता हूं। ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आता हूं एक एक करके। व्हाट इज टी नॉट? रूम टेम्परेचर। ये रॉड है, रूम टेम्परेचर पे इसकी लेंथ कितनी है? एल नॉट। तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। व्हाट इज डेल्टा टी? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। और इंक्रीज अगर किया तो एल नॉट ने अपनी लेंथ फर्दर क्या कर दी? बढ़ा दी। अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो लेंथ इसकी और बढ़ गई। तो देखने के लिए ये मिला कि जो चेंज इन लेंथ है ड्यू टू हीटिंग, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल लेंथ। एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो मेरी हाइट है 6 फीट और रामपाल की हाइट है 3 फीट। मुझे टेम्परेचर 2 डिग्री दिया गया तो मेरी लेंथ बढ़ जाएगी। रामपाल को भी 2 डिग्री दिया गया। जिस तरह के मटेरियल से मैं बना हूं उसी मटेरियल से रामपाल भी बना है, बट फिर भी सेम टेम्परेचर देने पर किसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज कर रही है? मेरी। मैं 6 फीट का हूं, रामपाल तो ठिकना है 3 फीट का। तो अगर मेरी हाइट इंक्रीज कर रही है 2 फीट तो रामपाल की हाइट कितनी इंक्रीज कर रही है? 1 फीट। रामपाल की हाइट कितनी इंक्रीज कर रही है? 1 फीट। जबकि हम दोनों का मटेरियल सेम है, चेंज इन टेम्परेचर सेम है। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। आगे बात समझ। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? वो चेंज इन टेम्परेचर। अगर मेरा टेम्परेचर और फर्दर बढ़ाओगे तो मेरी लेंथ और बढ़ती जाएगी। और तीसरी चीज जिस पर वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। बोलो बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे आप एक ही लेंथ के एक ही टेम्परेचर अगर आप गोल्ड को दोगे और आयरन को दोगे तो दोनों के चेंज इन लेंथ में डिफरेंस होगा। दोनों के चेंज इन लेंथ में डिफरेंस होगा। तो एक बार फिर से देखते जरा सा। सॉलिड को हीट करने के बाद एक्सपेंशन कितने तरीके से होती है? बोलो बच्चों, 3 तरीके से। कौन कौन सा? लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? द बॉडी इज एक्सपेंडिंग ओनली अलोंग इट्स लेंथ। ये किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू कौन सा कोफिशिएंट? थर्मल कोफिशिएंट। और थर्मल कोफिशिएंट किसके बारे में बताता है? बोलो बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब सेम लेंथ की आयरन को हीट करोगे और सेम लेंथ की गोल्ड को हीट करोगे बाय गिविंग द सेम टेम्परेचर तो उनके चेंज इन लेंथ सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग। और देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है इसको? डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बोलो, मेरे को 20 साल हो गए फिर भी मैं उतनी एनर्जी से दोबारा बोल रहा हूं। तुम पहली बार सीख रहे हो, कद्दू की तरह बैठे हो। डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट डेल्टा एल नॉट। एल नॉट देख के भी गलत पढ़ रहे हो। व्हाट इज एल नॉट? ओरिजिनल लेंथ।
जो मैंने एग्जांपल दिया था, मेरी लेंथ ज्यादा है तो मेरी चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगी, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो देयर कम्स अ कांस्टेंट अल्फा, और अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अभी उसको और मैं ये कर देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। पक्की बात है? तो फॉर्मूला क्या बन गया बोलो बच्चों? देखो फॉर्मूला क्या बना, एल इज इक्वल टू क्या बन गया, एल नॉट प्लस डेल्टा एल, और डेल्टा एल मेरे पास किसके बराबर आया है बोलो, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। प्लीज कंफर्म, दोनों को लिख दो, क्या बन जाएगा बोलो बच्चों, एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, एल इज इक्वल टू एल नॉट कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये किसका फॉर्मूला बना, व्हाट इज कैपिटल एल, न्यू लेंथ, व्हाट इज कैपिटल एल, व्हाट इज एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ, 1 तो 1 ही है, व्हाट इज अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड व्हाट इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। और ये डेल्टा एल किसका मतलब क्या है, व्हाट इज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अब आप एरिया वाला ओरली मेरे को बता दो, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, फिर चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या बनेगा बोलो, ओरली याद करो, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट डेल्टा टी। अब यहां पर फिर कोई कोफिशिएंट आएगा, यहां कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज बीटा, द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज बीटा, और बीटा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो डेल्टा ए का फॉर्मूला बोलो, बीटा ए नॉट डेल्टा टी, अरे यार बीटा ए नॉट डेल्टा टी, और न्यू एरिया का फॉर्मूला बोलो, न्यू एरिया का फॉर्मूला ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यस और नो, कैसे आएगा, ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तीसरा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तुम बोलो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे उसको, वी नॉट, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। और यहां जो आएगा, अब तुमने गेस भी कर लिया होगा, अल्फा बीटा, तीसरा क्या हो जाएगा, गामा। तो क्या बनेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी, और न्यू वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा बोलो, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। पक्की बात है? एक बार बता दो, सॉलिड हीट करने पर क्यों एक्सपेंड करता है, बिकॉज ऑफ सिमिट्री ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। एक लाइन में क्या आंसर दोगे, सिमिट्री ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। हीट करने पे कितने तरीके से एक्सपेंड करता है, 3 तरीके, कौन कौन सा, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एक बार फिर से, कौन कौन सा, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का एंड फॉर्मूला एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कल कितने लोग टेस्ट में फ्लूइड का फॉर्मूला भूल रहे थे, ईमानदारी से 2-3 लोगों ने हाथ तो खड़े किए, अब 2-3 और खड़े कर। जब मैं कहता हूं ना कि जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं फॉर्मूला 3-4 बार बोलो, जितनी बार बोलोगे, जितनी बार लिखोगे, तभी फॉर्मूला याद हो। फिजिक्स के फर्स्ट बुक में फॉर्मूला कम है, ट्विस्टिंग ज्यादा है, सेकंड बुक में फॉर्मूला भी ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी ट्विस्टिंग भी है, थोड़ी ट्विस्टिंग कम है, बट फॉर्मूलाज बहुत सारे। अब जिनको कल का फॉर्मूला नहीं पता था, उनका तो काम ही हैप्पी बर्थडे हो गया। पता है करना क्या, लेकिन फॉर्मूला ही नहीं याद है। पता है करना क्या, लेकिन फॉर्मूला ही नहीं याद है। डेरिवेशन में आखिर के 2 स्टेप नहीं याद आ रहे, अब करना क्या है। तभी मैं कहता हूं बार बार जितना बोलोगे उतना याद होगा। टीचर्स को बातें इसलिए याद रहती कि वो बार बार बोलते हैं, जो भी हम, मैंने तो पहले भी बात बोली है, जो भी हम बोलते हैं बार बार, हमारी वाइब्रेशन से हमारी मेमोरी में इजीली याद होता है। इसलिए पुराने जमाने या छोटे बच्चे को बोल बोल करके याद दिलाते थे। प्रॉब्लम यह है कि तुम अब मान ही रहे कि तुम छोटे हो, तुम्हें लग रहा है तुमको ज्ञान संपूर्ण हो चुका है, तो कल कुछ भी बनाया जा सकता है, बट तुम अभी छोटे हो, तुम बोलोगे तो याद होगा। लेंथ का फॉर्मूला बताओ, एल इज इक्वल टू, नहीं साइज में नहीं, मेंटली, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एरिया का ए इज इक्वल टू
ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। आओ देखते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, यहां से अल्फा निकालना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा तो कुछ है नहीं, यहां से सीधे अल्फा आ जाएगा, वो लिख लेना। इसकी वैल्यूज बाद में आएंगे। एरिया में देख लो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू बी नॉट ए नॉट डेल्टा टी। वॉल्यूम का, वॉल्यूम का बोल दो, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा। यहां से अल्फा बीटा गामा नहीं निकाल सकते, है ना? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब दो तीन बातें और बताता हूं इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट, जिन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आता हो। बहुत ध्यान से सुनना ये बात। जो एक्सप्रेशन L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, ये एक्सप्रेशन केवल लेंथ के इंक्रीज पे अकेला डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किसी सॉलिड के किसी भी दो पॉइंट को लोगे और अगर वो आप उसको हीट कर रहे हो तो इट विल एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द अबव रिलेशन। मैंने बहुत सारी बात बोली, हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्या है सर, ये क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आई बात, एग्जाम्पल से समझा। ये मान लो मेरे पास एक शीट है और इसके ऊपर मैंने दो पॉइंट्स मेंशन कर लिए ए एंड बी। सबको विजिबल है पॉइंट्स ए एंड बी? ऊपर वाला पॉइंट ए है, नीचे वाला पॉइंट बी है। मैं इस शीट को हीट करना शुरू कर दूं, इसके पास एरिया हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? लेंथ होगा, एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, लेंथ होगा। इफ यू आर हिटिंग दिस शीट, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल वेरी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। ये बात समझ? अगर आप किसी भी चीज को हीट कर रहे हो, जैसे मान लो रामपाल के सर पे मैंने यहाँ पे एक बिंदी लगा दी, एक बिंदी यहाँ लगा दी, दोनों के बीच का डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर। रामपाल को चूल्हे पे बिठा दी, रामपाल क्या करेगा? एक्सपैंड। रामपाल क्या करेगा? एक्सपैंड। तो जो इसके दो पॉइंट थे यहाँ पे, इसका लेंथ, मान लो मैंने बोला रामपाल को मैंने 10 डिग्री का टेम्परेचर दिया, ठीक है, उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर था, रामपाल का अल्फा बीटा गामा मैंने तुमको दे दिया है, तो कितना ये लेंथ इंक्रीज करेगा? तो आप सीधे क्या फॉर्मूला लगाओगे? L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। कोई भी दो पॉइंट जिनके बीच का हीट करने से डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, कोई भी पॉइंट जिनके बीच का 10 मिनट से खेल रहे हो तुम गेम, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, छोड़ दूं? छोड़ दूं? मांगने मत आना आज। मैंने बताया ना कि हम लगते गधे हैं नहीं, सब दिखता है, तो सोचोगे वो भी पता लग जाएगा। मांगने मत आना वरना मैं तोड़ दूंगा। वापस आते हैं पॉइंट पर, माहौल फ्रेश रखो। तो दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस किस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा? बोलो। L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। आओ देखो मैंने क्या लिखा। एक रिलेशन याद रखना कि अल्फा बीटा और जो गामा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। इसका प्रूफ भी करा दूंगा, स्कूल एग्जाम में आता है, कुछ भी नहीं है। रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। और जहां एरिया था वो 2 हो गया, जो वॉल्यूम था वो डिवाइड बाय 3 हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। व्हाट इज अल्फा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। व्हाट इज बीटा? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। व्हाट इज गामा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, जो कोविक तेरे टेस्ट के नंबर गिरते जा रहे तेरे को पता है कि नहीं? डंडा देखा है? मार मार के ना सुझा दूंगा, वैसे सुझा पड़ा है, जो बचा हुआ वो भी सुझा दूंगा, जो अगले टेस्ट से नंबर नहीं सुधरे हैं तो। और फिर भी तू क्लास में गेम खेल रहा है, मैं थप्पड़ मारूं। किसको झूठ बोल रहा है?
दोनों खोल खोल के गेम खेल रहे थे। खोलियो, आ जा इधर। किसका फोन है? तेरा, ये वाला है तेरा? हो गया। ये क्या खोला है? मैंने माना फोन से निकाल के चिप्स खा रहा था। परसों तेरे को बोला तेरे टेस्ट में अच्छे नंबर, चॉकलेट खिलाऊंगा, तो कहता है मैंने खाना छोड़ दिया, मैं डाइट पे हूँ। देखो उसका भी खोलो। पापा को बता दूं आज? हाँ हाँ, दोनों इकट्ठे ही खेल रहे थे। पापा को बताऊं आज? फ्री में पड़ता है। सॉरी सर, भागो यहाँ से, फोन नहीं मिलेगा। सॉरी उस बात के लिए क्या आ जाता है जो गलती गलती से हो गई हो। तो जानबूझ के कॉन्शियसली तू क्लास के बीच में बैठ के गेम खेल रहा है, उसके लिए किस बात की सॉरी? हाँ, क्राइम है। क्राइम के लिए सॉरी नहीं होती, सजा होती है, सजा। समझा मेरी बात? जब तक तेरे टेस्ट के नंबर नहीं आते तब तक फोन नहीं मिलेगा। और तू ज्यादा जिद करेगा तो पिताजी को लेकर आइयो, क्लास की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा और फिर फोन दूंगा। चॉइसेस भी और। हाँ, वापस लोग आओ, ये लोग गेम खेला था, हम लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? है कि नहीं? तीन रिलेशन क्या है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई टू इज इक्वल टू गामा बाई थ्री। ठीक बात है, ठीक बात हो गई। ये देखना, ये नोट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहता है? रिलेशन एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी इज नॉट वैलिड फॉर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, but this relation can use to calculate the change in distance between 2 points of an object. It is used to find the change in distance between any 2 points of object. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। मान लो ये एक लड्डू है, लड्डू पे दो मोतीचूर के बीच का डिस्टेंस एल था, ए और बी के बीच का। लड्डू को हमने हीट किया तो मोतीचूर के बीच का डिस्टेंस एल से बढ़ के कितना हो गया? एल डैश। एल डैश का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? एल इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर बेस्ड एक मेरा क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसका आंसर मुझे बताओगे। यहां ध्यान से देखो, सबका ध्यान बोर्ड पर हो, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। ये एक शीट है, क्या ये एक शीट? उसमें मैंने एक कैविटी कर दी। कैविटी समझते हो ना? स्पेस कट आउट करके निकाल दिया। पहले कैविटी का जो रेडियस है वो R2 है और इस कैविटी का रेडियस है R1 और दोनों कैविटी के बाउंड्रीज के बीच का डिस्टेंस है D। ठीक बात है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या है बोलो? एक शीट थी, टी टेम्परेचर पर उसमें मैंने क्या किया? दो कैविटीज। पहले कैविटी का रेडियस कितना था बोलो? R1। दूसरे कैविटी का रेडियस कितना था बोलो? R2। और दोनों कैविटीज के बाउंड्रीज के बीच का डिस्टेंस कितना था? D। अब मैंने इसको हीट करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया बोलो? हीट करना शुरू किया। आपने मुझे बताना है कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। मतलब R1 बढ़ेगा घटेगा, D बढ़ेगा घटेगा, R2 बढ़ेगा घटेगा। आपने तीनों के बारे में मुझे बताना है कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। स्टार्ट करता हूं, रामपाल। टेक योर टाइम, टेक 3 मिनट्स, केयरफुली सोचो और आंसर बताओ। एक एक करके, ऐसे सब कोई बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर मैं बोलूंगा ये आंसर, तुम बोलोगे यस सर यही बोला था मैंने। ठीक है? तो एक एक करके सुनते हैं, कौन सबसे पहले आंसर देगा बताओ। हाँ जी बोलिए। R1 बढ़ेगा, D कांस्टेंट, R2 मतलब R1 R2 बढ़ेगा, D में कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक एक यार, सबके अपने व्यूज हैं, कहाँ जबरदस्ती थोड़ी है कोई। हाँ, कौन बताया D कम होएगा? हाँ जी, हाँ बताइए क्या कह रहे थे? R1 R2 बढ़ेगा और D। ठीक है समायरा जी की ये बात है। और कौन? क्या सेम? ठीक, और कोई बोलो बालक। R1 R2, R1 R2 कम होगा, D बढ़ेगा। देखो कितने तरह के व्यूज आ रहे हैं हमारे पास। शर्मा जी
R1 R2 बढ़ेगा, R2 ज्यादा बढ़ेगा, D कम होगा। शर्मा जी पार्ट 2। R1 R2 बढ़ेगा, D कम होगा। एक बच्चा है जिसने कहा D बढ़ेगा, R1 R2 घटेगा। ठीक बात है, सारे बढ़ जाएंगे। छोटी, अब तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई पर, थोड़ा कम है। हम्म, R1 R2 बढ़ेगा, D कम होगा। सहज, R1 R2 बढ़ेगा, D कम होगा। तारा, पावनी, सोहम, D R1 R2 कम होगा। और कौन? जैस्मिन, छोटी, छोटी, अकेला आंसर सही है आर्यन का, तीनों बढ़ेगा। मैंने तुम्हें क्या बोला था, हर पॉइंट पे सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर सुनो, अरे मेरी बात सुनो। एक बिंदु यहां लगाओ, एक बिंदु यहां लगाओ, फिर एक बिंदु यहां लगाओ, एक बिंदु यहां लगाओ। इस बिंदु के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2R1। इसके बिंदु के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? D। इस बिंदु के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2R। Whenever you will heat a solid, the distance between any 2 points will always increase. The distance between any 2 points can never decrease when you are heating. When you are heating, तो R1 भी बढ़ेगा, D भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा। कोई कम नहीं होगा, कोई किसी को दबाएगा नहीं, कोई किसी का हक नहीं छीनेगा। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा गर्म करने पर इंक्रीज ही करता है। आगे बात समझ? हाँ जी, सॉरी बेटा, एक मिनट। क्यों रोकेंगे? वो भी बढ़ेगा, ये भी तो सारा बढ़ रहा होगा। ये कौन सा नहीं बढ़ रहा होगा? ये आप क्यों सोच रहे हो कि ये जगह और ये जगह फिक्स रहेगी? ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, सारा बढ़ रहा होगा। सारे क्या हो रहे होंगे? बढ़ रहे होंगे। बोलो यार, बात समझ में आ रही है? रुक जाओ, मैं नोट करने के लिए दूंगा, मैं नोट करने के लिए दूंगा। टॉपिक थोड़ा और समझते हैं। मेरी बात समझो, समझ के आप इसको दोबारा लिखोगे तो बात और क्लियर होगी। हाँ बोलो भाई। उससे क्या फर्क पड़ता है? इट इज द 2 पॉइंट बिटवीन अ सॉलिड, आइदर एम्प्टी और नॉट। 2 points at any point of solid will always expand, चाहे एम्प्टी हो चाहे नहीं हो। मेरी बात सुनो, एक ऐसे कड़ा ले लो और कड़े को गर्म करना शुरू करो, तो उनके कड़े के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ना शुरू होगा? सोचना क्या है, लाओ कर करके दिखा देता हूं। चूल्हे पे जाके गर्म करो, फैल जाएगा। किसी चीज को हीट करो, इट विल ऑलवेज एक्सपैंड। सो R1 इंक्रीज, R2 इंक्रीज, D इंक्रीज। थोड़ा और डिस्कस कर दो, फिर एक साथ नोट डाउन कर लोगे? नहीं, चलो लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। नहीं लिख के जाओगे इतना? 5 मिनट है अभी, 5-7 मिनट लिखो पहले। मैं यहां तक का नोट्स नहीं भेजूंगा, लिखो क्विकली। इन एक्सपेंशन से लिखना था बच्चों। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड और भी है? नहीं, पहले ये लिखो, पहले ये लिखो, 10 तक लिखो अभी आप। हाँ जी, हाँ जी।